नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इसमें हम ज्योग्राफी की पूर्वावलोकन सीरीज पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी की पूर्वावलोकन सीरीज में हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। हमने हम जो अब तक कवर कर रहे थे वो कवर कर रहे थे नकदी फसलों में, जिसमें हमने गन्ना कपास को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या नया? जो पढ़ने जा रहे हैं वो है तिलहन पढ़ने जा रहे हैं। यह कौन सा लेसन है? यह 30वां वीडियो हमने बनाया है, मतलब बना रहे हैं तिलहन फसल के ऊपर। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। तिलहन भारतीय भोजन में वसा का मुख्य स्रोत है, यानी जो तिलहनी फसल है वो भारतीय वसा का मुख्य स्रोत है। क्रांति के रूप पढ़ रहे थे, ग्रीन रेवोल्यूशन, तब हमने पढ़ा था येलो क्रांति। पीत क्रांति किससे संबंधित है? वो तिलहन से संबंधित है। मैचिंग के लिए आएगा कि सफेद क्रांति किससे है, हरित क्रांति किससे है, पीली क्रांति किससे है, और ब्राउन क्रांति किससे है, ब्लैक क्राउन रेवोल्यूशन किससे है। तो इस तरह में वानिश और आदि के निर्माण किया जाता है। ये आप लोग ने अक्सर देखा होगा, जो ग्रामीण इलाके, या तो जो ग्रामीण इलाके कहना गलत बात होगी, जो लोग पशुचारण या तो जो मतलब कि पशुपालन से संबंधित होगी, उनको पता होगा कि जो खली होती है वो खिलाई जाती है गाय भैंस को अक्सर। तो वो कहाँ से प्राप्त होती है? वो प्राप्त होती है तिलहन को, जब तेल को पीरा जाता है तो पीने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ उसका बचता है वो। और उसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? ये शायद यूपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है कि इसके उपयोग को। तो ये स्नेहक बनाने में, वार्निश बनाने में, वार्निश जो होता है ना आपका, वार्निश जो चमकीला होता है रंग टाइप का, वो औषधि बनाने में, सुगंधित पदार्थ बनाने में, मोमबत्ती बनाने आदि में उपयोग किया जाता है। उसके बाद आर्थिक समीक्षा 2021 और 22 के अनुसार भारत में वर्ष 2020-21 में कुल तिलहन उत्पादन 36.1 मिलियन टन अनुमानित है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, अगर मार्क सही से काम करेगा तो इसको हम मार्क कर देते हैं। हाँ, काम कर रहा है। राजस्थान भारत में तिलहन का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? वो है तिलहन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान तिलहन उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसके पश्चात क्रमशः महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश का स्थान आता है। मूंगफली एक प्रमुख तिलहन फसलें हैं। अब अगर हम इनके तिलहन फसल का क्षेत्र का एक बार देख लेते हैं तो आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका राजस्थान वाला क्षेत्र, फिर यहीं से एक मैच कर जाएगा आपका एमपी, फिर महाराष्ट्र। ये क्षेत्र जो आपके प्रमुख क्षेत्र हैं। अब आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है मूंगफली एक प्रमुख तिलहनी फसल है। मूंगफली वनस्पति प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। तो मूंगफली वनस्पति प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। मूंगफली उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं 50 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा पर्याप्त होती है। भारत में मूंगफली को गरीबों का काजू किस नाम से जाना जाता है? वह जाना जाता है, मूंगफली को गरीबों का काजू कहा जाता है। ये अपने आप में एक विवादित मुझे प्रश्न लगता है, गरीबों का काजू कैसे हो सकता है? लेकिन बताओ ना कि उसके साइज को लेकर कैसे बोल दिया जाता है, लेकिन किसी की आर्थिक स्थिति को लेकर किसी को खाद्य पदार्थ से कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर गरीब, कभी इसका कहने का मतलब है गरीब कभी कहते हैं काजू खा ही नहीं पाता होगा, ऐसा तो है नहीं। गरीब भी काजू खाता ही होगा। हाँ, और अमीर भी कहते जो मूंगफली का तेल तो यूज करते ही होंगे और खाते भी होंगे। तो अपने आप में मुझे विवादित लगता है, गलत लगता है। अन्यथा लेकिन प्रश्न में आ चुका है तो आप याद रखिएगा कि गरीबों को काजू किसे कहते हैं? वो मूंगफली को कहते हैं। पेंगिंग मूंगफली की
फसल में होने वाला एक लाभकारी प्रक्रिया है। इसमें परागण के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार से पेंग निकालकर जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर नीचे की ओर नीचे की ओर मुड़कर जमीन के भीतर वृद्धि करता है। तो कहाँ वृद्धि करता है ये पेंग? ये पेंग वृद्धि करता है जमीन के भीतर वृद्धि करता है। मूंगफली की फसल के लिए जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये शायद से मतलब कोटेशन में बन जाए कि मूंगफली की फसल के लिए किसकी अधिकता आवश्यक है? वो है जिप्सम की अधिकता आवश्यक है। भारत में वर्ष 2020-21 में किसके आंकड़े के अनुसार मूंगफली उत्पादन 3 अग्रणी राज्य हैं, यानी मूंगफली के उत्पादन में 3 राज्य आगे हैं। उनमें है गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। एक रफली डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन राज्य के बारे में बात कर रहा है। बात कर रहा है गुजरात के राज्य के लिए, फिर बात कर रहा है राजस्थान के लिए, और फिर बात कर रहा है तमिलनाडु के क्षेत्र के लिए बात कर रहा है। तो ये 3 गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। अगर आप भी ऐसे बना के रफली याद करेंगे तो याद होना की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। अब उसके बाद है सोयाबीन। सोयाबीन खाद्य तेल के अलावा प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हाँ, वर्तमान जो जीवन शैली है उसमें बदलाव लाने के लिए, या जो हम जंक फूड जैसे चीज़ें खा रहे हैं जिनसे हमारा पेट तो भर जा रहा है लेकिन हमारे शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, जो प्रोटीन से होनी है, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिससे मोटापा, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, कैंसर जैसे रोग बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि जंक फूड में आप देखेंगे अधिकतर पाम ऑयल का यूज़ होता है। तो पाम ऑयल जो होता है आपको कैंसर और कैंसर के साथ ल्यूकीमिया और जैसे इस तरह के बड़े-बड़े रोग के कारण बनते चले जा रहे हैं। ये अभी नए शोध से पता चल रहा है कि पाम ऑयल से बने हुए उत्पाद जो है बहुत खतरनाक होते हैं। उनको अगर हम प्रतिस्थापित करके सोयाबीन जैसे इस तरह परंपरागत जो हमारे खाद्य शैली है उनको फॉलो करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हमारी जो जेब की इकॉनमी है वो मजबूत होगी। इसको समझिए कैसे? क्योंकि अगर हम प्रोटीन जैसे जो प्राकृतिक स्रोत से मिलता है उनका सेवन करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो उससे क्या होगा? जो हम पैसा अपना बीमारियों पे खर्च करते हैं, वह अपनी उस पैसे को हम बचाकर हम अपने जीवन गुणवत्ता में सुधार करेंगे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मुझे लगता है सभी जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो कोई पेशेवर कार्य में, सभी के पास एक इंश्योरेंस भी होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। इंश्योरेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। यह काम आता है जितना हम अपना वर्ष का एक आंकड़ा देखेंगे, एक स्टूडेंट के तौर पे भी देखेंगे तो उसमें आप जब आंकड़ों का मूल्यांकन करेंगे तो आपने अपने जंक फूड या ऐसे बहुत से पदार्थ में अतिरिक्त खर्च कर दिया है, जिससे कम पैसे में भी आप क्या कर सकते हैं, आप अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। छोटा इंश्योरेंस लेंगे लेकिन ले लीजिए, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे इससे और एक और फ़ायदा होता है कि अगर आप अपने पॉकेट मनी को सेव करेंगे और सही चीज़ में यूटिलाइज़ करेंगे, तो आपको चीज़ों का मूल्य समझ में आने लगेगा। जो वक़्त के बाद मूल्य समझ में आता है, वो वक़्त से पहले समझ में आएगा, तो आप उसका भविष्य में क्या उसका यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है, ये थोड़ा अतिरिक्त बात थी जो मेरे मन में थी, मुझे बोलनी थी कि हाँ, मतलब कि हमें अपने खाद्य पदार्थ और जीवन शैली में सुधार करना चाहिए और अतिरिक्त खर्च के अलावा हमें कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे हमारा रिटर्न ज़्यादा अच्छा हो। ये बात ध्यान रखिए। इंश्योरेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय को देखा जाए जिस प्रकार से नए-नए वायरस, नए-नए जीवों की उत्पत्ति हो रही है, मानव शरीर को उससे नुकसान पहुँच रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें अपना इंश्योरेंस लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन खाद्य तेल के अलावा प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत भी है। सोयाबीन के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 6 से लेकर 6.5 पीएच मान वाली अम्लीय दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। अब चलिए, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो सोयाबीन के लिए क्या-क्या उत्पादन, क्या कैसे-कैसे प्रश्न बनेगा। पहले उन्हें सोयाबीन के लिए तापमान पूछ लेगा। तापमान क्या है?
15 से आप देखेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान है। पहले तो तापमान देख लिया आप। उसके बाद आप देखेंगे तापमान के बाद उससे पूछेगा वर्षा की क्या कितनी होनी चाहिए, तो 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। और हो सकता है यहाँ लिख दे कि उसके लिए क्षारीय मृदा की आवश्यकता होती, नहीं, अम्लीय मिट्टी की आवश्यकता होती। अगर यही पीएच मान अगर 7 से ऊपर चला जाता तो मिट्टी कैसी हो जाती, मिट्टी क्षारीय हो जाती। लेकिन इसके लिए जो पीएच मान आ रहा है वो 6 से लेके 6.5 का आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कैसी होगी, ये अम्लीय मिट्टी होगी। सोयाबीन खरीफ फसल के तौर पर सोयाबीन खरीफ फसल के तौर पर जून में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। इस फसल को 3 से 4 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो सोयाबीन को कितनी बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, 3 से 4 बार की सिंचाई की आवश्यकता होती है। कब बोई जाती है, जून में। कब काटी जाती है, अक्टूबर में। सूपा द्वारा खरीफ 2021 के लिए जारी आंकड़े के अनुसार भारत में मध्य प्रदेश में 5.56 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर सोयाबीन पर नहीं मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर सोयाबीन की कृषि की जाती है, जो देश के कुल सोयाबीन कृषि क्षेत्र का 46.41% है। जो मतलब कि अगर देश में 100% क्षेत्र पर मान लीजिए एक क्षेत्र 100% क्षेत्र पर पूरे इंडिया में सोयाबीन बोया जा रहा है, तो उसमें देखेंगे 46.41% पर सिर्फ मध्य प्रदेश में ही बोया जाता है। बहुत बड़ा क्षेत्र है, मतलब कि सोयाबीन कृषि क्षेत्र के संदर्भ में दूसरा स्थान महाराष्ट्र का आता है। महाराष्ट्र की सीमा मध्य प्रदेश से साझा करती है, आपको पता होगा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की 3 अग्रणी सोयाबीन उत्पादन राज्य हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। तो अभी पलट गया है आंकड़े, पहले सबसे ज़्यादा उत्पादन में कौन थे, तो मध्य प्रदेश था, लेकिन अभी जो आंकड़े 2020-21 के देखेंगे उसमें कौन बता रहा है, उसमें महाराष्ट्र का नंबर सबसे आगे आ रहा है। सरसों भारत की प्रमुख तिलहनी फसल है। तो सरसों जो है, जो एक रबी की फसल मानी जाती है, वो कैसी है, भारत की एक प्रमुख तिलहनी फसल है। डीडीएलजी में आपने इसके खेत खूब देखे होंगे, वहीं से इस खेत का प्रचार होने लगा और तिलहन को एक ग्लैमर पोज मतलब ग्लैमर फोटोग्राफी के लिए अच्छा जाना मतलब अच्छा स्थान माना जाने लगा तिलहन के, मतलब कि सरसों के जो खेत होते हैं उनको। अब आगे देखते हैं। सरसों रबी की फसल के अंतर्गत आता है, तो सरसों कैसी फसल के अंतर्गत आता है, रबी की फसल। रबी की फसल कब बोई जाती है, ये अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। कब काटी जाती है, ये मार्च से अप्रैल के बीच काट ली जाती है। अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसके आगे देखेंगे कि सरसों की फसल के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो कितनी आवश्यकता होती है, 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर एवं कटाई मार्च और फरवरी में की जाती है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में देश में राजस्थान सरसों पर शीर्ष उत्पादन है। तो सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, 2020-21 के आंकड़े के अनुसार वो होता है राजस्थान होता है। इस संदर्भ में दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश तथा तीसरे स्थान पर हरियाणा है। तो इस स्थान पर देखेंगे आप, इस संदर्भ में दूसरे स्थान पर कौन है, मध्य प्रदेश, और तीसरे स्थान पर हरियाणा है। अब इसके बाद देखेंगे सरसों की प्रमुख प्रजाति में पूसा, बोल्ड, पूसा, जय किसान और वरुणा आदि हैं। पीताम्बरी RYS के 05 से 02 पीली सरसों की एक प्रजाति है। तो पीताम्बरी कैसी है, एक पीली सरसों की प्रजाति है। अब प्रश्न उत्तर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है। तो तिलहनी फसल में देखेंगे आप कौन है, वो सूरजमुखी है, मूंगफली है, ये सब कैसी है, ये तिलहनी फसल है। सूरजमुखी, सोयाबीन, अलसी, अरंडी और बनौल, ये सब का तोरिया, सरसों कैसी है, तो तिलहनी फसल है। पीली क्रांति संबंधित किससे संबंधित है, तिलहन उत्पादन से।
मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति आप देखेंगे, दुग्ध उत्पादन के लिए सफेद क्रांति, अनाज उत्पादन हरित क्रांति से संबंधित माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, पीली क्रांति संबंधित किससे है? वह आप देखेंगे तिलहन उत्पादन से है। अब पीली क्रांति भारत के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वह तिलहन उत्पादन से है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है, क्योंकि इसमें कैसी मतलब कि जमीन की आवश्यकता होती है, इसमें क्षारीय अम्लीय मृदा की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखते हैं। पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है किसके लिए? मूंगफली के लिए। ये कहाँ निकलता है? ये मूंगफली के अंदर निकलता है और जमीन के अंदर चला जाता है। ये पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया किसकी? मूंगफली की। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इसमें मध्य प्रदेश माना गया है, क्योंकि ये तब तक का आंकड़े थे, लेकिन वर्तमान में देखा जाए 2021 के, तो वो आ जाएंगे आपका मध्य प्रदेश आ जाए, सॉरी राजस्थान आ जाता है। लेकिन 2020-21 में सोयाबीन के 3 अग्रणी उत्पादन, हाँ सोयाबीन सही है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। तो महाराष्ट्र पहले स्थान पे आ जा रहा है इस समय इसके उत्पादन के वर्तमान आंकड़ों में देखा जाए। ये आंकड़े आपको किस पुस्तक में देखने को मिलेंगे? ये जब आप भारत का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे उसमें ये आंकड़े मिल जाएंगे। दूसरा मिल जाएगा आपको इस तरह के आंकड़े जो वर्तमान उत्पादन से वो भारत 2024 नाम से पुस्तक आएगी, उसमें मिल जाएगा आपको। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में होता है? वो महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश में होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादन राज्य है? तो आप देखेंगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र भी है। 2020-21 के आंकड़े के अनुसार देखेंगे, ये तो 18 में है तो उस वक्त मध्य प्रदेश था, लेकिन वर्तमान आंकड़ों में देखेंगे तो आप महाराष्ट्र को भी देखेंगे। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र होता है? तो वह मध्य प्रदेश है। भारत के 100% भूमि में अगर सोयाबीन बोया जा रहा है तो उसमें से 46% भूमि को क्या बोया जाता है? मतलब कि उस पे राज्य मध्य प्रदेश में वो बोया जाता है, सोयाबीन बोया जाता है। एमपीपीसीएस में इस तरह के प्रश्न ज्यादा आते हैं। अब है 1992-93 में किस उपज इतनी प्रचुर हुई कि उसे कीर्तिमान मान सके? वह था आपका तिलहन उत्पादन को था। वो ये प्रश्न जो बना था इस वक्त की परिस्थिति को देखते हुए बनाया गया था, करंट का मुद्दा होगा। अब है भारत में तिलहन का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, जो 2006 में पूछा गया था उसके अनुसार। लेकिन वर्तमान में देखा जाए 2021 में तिलहन उत्पादन में राज्य आपका राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आते हैं। तो इससे पहले कौन आएगा? पहले नंबर पे आएगा, ये आएगा पहले नंबर पे, दूसरा आएगा महाराष्ट्र, तीसरा आएगा मध्य प्रदेश आएगा, अगर वर्तमान में यह क्वेश्चन बनता है तो। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? वह कौन है? गुजरात उस समय आंसर में था, लेकिन वर्तमान प्रश्न अगर वर्तमान में देखें 2020-21 के आंकड़ों में मूंगफली उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य गुजरात ही है, राजस्थान और फिर तमिलनाडु। हमने ऐसे एक मैप बनाया था, याद होगा आपको, इसके बारे में बताया था। ये गुजरात वाला क्षेत्र हो जाएगा, फिर ये राजस्थान वाला क्षेत्र हो जाएगा और फिर इधर तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो जाएगा। इसे याद रखिएगा। अब मूंगफली के क्षेत्रांगत कम परंतु प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो पंजाब है मूंगफली के उत्पादन में। यानी कि मान लीजिए मध्य प्रदेश या राजस्थान में मूंगफली प्रति 1 हेक्टेयर पे 10 किलो होती है, लेकिन पंजाब में आप देखेंगे तो उसमें समझ लीजिए अगर मध्य प्रदेश में 1 हेक्टेयर में 10 किलो मूंगफली हो रही है, तो वहीं पंजाब के 1 हेक्टेयर में 13 किलो हो रही है। ऐसा अनुमान, मतलब ऐसा कंपेयर किया जाता है, यही यहाँ बोलना चाह रहा है। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन है? पंजाब उस समय अग्रणी था, लेकिन वर्तमान में 19-20 के आंकड़ों के अनुसार प्रति हेक्टेयर उत्पादन शीर्ष 3 राज्यों में कौन है? तमिलनाडु है, गुजरात है और राजस्थान है। वर्तमान में तमिलनाडु आगे निकल गया है। निम्नलिखित में से असंबद्ध उत्पाद को बाहर कीजिए। तो आप देखेंगे
मूँगफली, सरसों, अरंडी, तिल ये चारों ही तिलहन उत्पादन हैं। तो ये गलत हो जाएगा। इसमें ये देख सकते हैं, अगर इसको खरीफ की फसल, रबी की फसल के अनुसार देखेंगे तो सरसों अलग हो जाएगा, ये रबी की फसल में आ जाएगा, बाकी ये सब खरीफ की फसल में आ जाएँगे। अब देखेंगे राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादन है? तो वो देखेंगे आप सरसों का प्रमुख उत्पादन है। अब जब मध्य प्रदेश, जिसे देख सकते हैं, ये प्रीलिम्स में पूछे जाता है, जैसे पहले क्वेश्चन मतलब एरिया बना के कौन-कौन क्षेत्र हैं, तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले ए पर आप देखेंगे तो यहाँ आएगा मूँगफली, यानी गुजरात के लिए बोल रहा है। फिर आप देखेंगे गन्ना, जो आपका महाराष्ट्र के लिए बोल रहा है। फिर उड़ीसा में देखेंगे रागी, और फिर तंबाकू के क्षेत्र में ये आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा तंबाकू के क्षेत्र में। अब भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन निम्नलिखित में से कौन है? तो आप देखेंगे सबसे पहले सोयाबीन है, फिर मूँगफली है, फिर सरसों है, फिर तिल का तेल है। मतलब कि ये उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो। अब वरुणा प्रजाति किसकी है? ये एक सरसों की प्रजाति है। वरुणा किसकी प्रजाति है? सरसों की प्रजाति है। पूसा बोल्ट एक प्रजाति किसकी है? वह सरसों की है। पूसा बोल्ट किसकी प्रजाति है? सरसों की प्रजाति है। पीताम्बरी एक प्रजाति है किसकी है? ये भी आप देखेंगे सरसों की प्रजाति है। पीताम्बरी एक सरसों की प्रजाति है। अब उसके बाद प्रश्न है, जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है किसके लिए? आप देखेंगे मूंगफली की खेती के लिए जिप्सम की अधिक वर्षा होती आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी जो भूमि देखेंगे वह कैसी होती है? यह भूमि इसकी अम्लीय होती है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? आप देखेंगे किसकी है वो मूंगफली की उन्नत प्रजाति है। ये एक, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज इसको लिख लीजिए। मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है कि चना के लिए प्रजाति पंत जी 114, गौरव राधे के 4 किसकी चना की है। कपास की देशी श्यामलिन और सुविन और सुजाता। मूंगफली में क्या देखेंगे? चित्रा 64, चित्रा और कौशल। उसके बाद गेहूं में कृदन, कल्याण, सोना, सोनालिका किसके हैं? गेहूं के हैं। अब उसके बाद निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? वह देखेंगे तिल में जो होता है वो तेल की मात्रा अधिक होती है। मूंगफली में करीबन 48%, सोयाबीन में 40%, सूरजमुखी में 42%, तिल में 52% होती है। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम आप देखेंगे कार्थिमस टिक्टोरियस, कार्थिमस टिक्टोरियस है। अब दलहन फसल के बारे में देखेंगे। दलहनी फसल भी देखना इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी में देखते हैं कितना मिनट हुआ, अभी देख लेते हैं एक मिनट। अभी 23 मिनट हुआ है, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। भारत में अधिकांश जनसंख्या को प्रोटीन प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन दालें हैं। यहाँ पर रबी, खरीफ या जायद तीनों फसलों के अंतर्गत दाल की कृषि की जाती है। भारत में प्रमुख दलहनी फसलें चना, उड़द, मूंग, मटर, मसूर और अरहर हैं। दलहनी फसलों में हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है, यानी कि नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है दलहनी फसलों में। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है तथा विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए सहायक होता है। भारत में दलहनों का अत्यधिक उपभोग होने के कारण इसकी अग्रणी उत्पादन होने के बावजूद भी इन्हें आयात करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पास भारत में इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उत्पादन के साथ खपत उससे ज़्यादा होती है। उस खपत को भी मद्देनजर रखते हुए हम लोग को दलहनी फसलों को आयात भी किया जाता है। भारत दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों है। कुल दलहन के उत्पादन में भारत के बाद म्यांमार का स्थान आता है। तो भारत के बाद दलहन उत्पादन में किस देश का नाम आता है? तो वो म्यांमार का आता है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। बर्मा भारत से किस एक्ट के थ्रू अलग हुआ? 1935 के एक्ट के थ्रू अलग हुआ। बर्मा जो म्यांमार है, वर्तमान में यहाँ कैसा शासन चल रहा है?
यहाँ आंग सान सुई शायद नाम था जो इनके नोबेल पुरस्कार विजेता थी, उनको वापस से कहते हैं उसमें भेज दिया, कारागार में भेज दिया गया। यहाँ इस समय मिलिट्री शासन चल रहा है और यहाँ पास शांति का माहौल थोड़ा कम है, ये याद रखिएगा। चर्च वर्तमान में थोड़ा इसके बारे में मैंने बता दिया। आर्थिक समीक्षा 2020-2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य मध्य प्रदेश है। इस संदर्भ में राजस्थान एवं महाराष्ट्र का क्रम दूसरा एवं तीसरा है। भारत के दलहनी फसलों में अरहर का प्रमुख स्थान है। जो दलहनी फसल है उसमें कौन सा है? अरहर का प्रमुख स्थान है, क्योंकि अरहर की दाल भारत में अत्यधिक मात्रा में खाई जाती है, इसलिए बोई भी जाती है। अरहर की फसल के लिए 20 डिग्री से लेके 25 डिग्री का तापमान और 40 सेंटीमीटर से लेके 80 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। इस इसकी फसल गंगा मैदान के जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र से लेकर प्रायद्वीप के काली मिट्टी तक के क्षेत्र में उगाई जाती है। त्रुटिपूर्ण अफवाह जाल लगनता एवं पाला दलहन फसलों के लिए हानिकारक है, यानी कि जब कोहरा ओहरा जो पड़ता है वो दलहनी फसलों के लिए नुकसानदेह है। अरहर की उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई है, तो अरहर जो दाल है उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? भारतवर्ष में हुई है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में सर्वाधिक अरहर का उत्पादन महाराष्ट्र का है। तो किसका सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन है? वह महाराष्ट्र का है। इस संदर्भ में कर्नाटक का दूसरा एवं तेलंगाना का तीसरा स्थान है। तो भारत में सर्वाधिक आहार उत्पादन कहाँ है वर्तमान में? वर्तमान में 2021 के आंकड़े के अनुसार महाराष्ट्र में है। इसी संदर्भ में कर्नाटक का दूसरा स्थान, उसके बाद तेलंगाना और उसके आता है मालदीव। चमत्कार आहार की एक प्रजाति है, मालवीय चमत्कार अरहर की एक प्रजाति है। अरहर की अन्य प्रमुख प्रजाति में अमर, आजाद, बहार, मालवी विकास यानी कि MA6 और पारस इत्यादि है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में चना का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में अनुमानित है। फलीदार तथा दलहनी फसलों अथवा दलहनी फसलों में संतुलित उर्वरक अनुपात 0:1 और 1 और 1:2:2 अथवा 1:2 और 3 अनुपात होता है। उड़द जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। यह भारत में खरीफ तथा दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों मौसम में की फसल है। प्रश्न उत्तर देखेंगे। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है, सही है। उसके बाद देखेंगे कि उड़द के हमने पढ़ा था ना, ये खरीफ और रबी दोनों में बोई जा सकती है। रबी के मामले में आप देखेंगे जब रबी बोई जाती है, रबी के लिए दक्षिण भारत होता है और खरीफ के लिए उत्तर भारत होता है। अब कुल दाल उत्पादन में लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है, तो गलत है। आधा भाग किसका होता है लगभग? ये आप देखेंगे वो अरहर के अंतर्गत आता है। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं वो भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। देखिए हाल ही में प्रश्न आया है ये भी वाला। निम्नलिखित में से कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है? तो वह है भारत। भारत में उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है और यह उपभोग भी बहुत किया जाता है। उपभोग की दृष्टि को देखते हुए भारत में दालों का आयात भी किया जाता है। अब उसके बाद देखेंगे भारत में
निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्य निर्यात नहीं किया जाता? तो नहीं किया जाता है, दालों का निर्यात नहीं किया जाता है क्योंकि दालों का आयात किया जाता है। खपत होने के कारण यहाँ दालों का आयात किया जाता है। भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं, क्योंकि दालों की मांग की वरीयता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। भारत में दालों की कमी है परंतु यहाँ प्रोटीन के अन्य स्रोत की कमी नहीं है। यहाँ दालों की कमी का कारण उसकी अधिक मांग का होना है जबकि दालों के उत्पादन में भारत अग्रणी है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है और कथन जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है। अब है भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, कौन है वो? मध्य प्रदेश है। उस समय का प्रश्न है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश है। इसी संदर्भ में राजस्थान और महाराष्ट्र का दूसरा एवं तीसरा स्थान आता है। अब प्रश्न है फसल का प्रकार जिससे हवा और नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता यानी नाइट्रोजनीकरण करने की क्षमता होती है, तो वह कौन सा है? वह आप दलहनी फसलों के अंतर्गत देखेंगे। ये इसीलिए दलहनी फसलों को एक बार बोया जाता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी जो है वो पूर्ण हो सके। तो इसका आंसर कैसे होंगे? ये दालें होंगी। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आप देखेंगे कोबाल्ट आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित? अरहर, नीलम, मूंगफली, चंद्रा, मसूर, पंत एल 406 और सरसों वरु। इसमें मैच कौन नहीं खा रहा? तो अरहर जो नीलम लिखा है वो मैच नहीं खा रहा है क्योंकि नीलम अरहर की प्रजाति नहीं बल्कि आम की एक प्रजाति। नीलम किसकी प्रजाति है? वो आम की एक प्रजाति है। वायुमंडल के नत्रजन का स्थिरीकरण न करने वाली दलहनी फसलें हैं, कौन सी दलहनी फसलें हैं? ये सभी जो नत्रजन करती हैं, इसलिए क्वेश्चन जो है ये यहाँ पास वो हो गया है, रोका गया है। अब है दलहनी फसलों में संतुलित खाद का उत्पाद क्या होना चाहिए? 1, 2 और 2 होना चाहिए। अरहर का जन्म स्थान कौन सा है? वह भारतवर्ष माना जाता है। मालविकी चमत्कार एक प्रजाति है, किसकी है? तो आप देखेंगे अरहर दाल से संबंधित है। अब प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखेंगे अरहर और बरहा ये सही सुमेलित है। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति किसकी है? वो अरहर की एक प्रसिद्ध प्रजाति है। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है, कौन सी है? अपर्णा है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? रेशम के बारे में देखेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। धन्यवाद।